धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी के बारे में। हम आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के आयुर्वेदिक तरीके के बारे में बताएंगे। आजकल की जनरेशन में मधुमेह की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय में भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। पूरे विश्व में सबसे अधिक मधुमेह रोगी भारत में ही पाए जाते हैं। ऐसे में साइलेंट किलर होने की वजह से ये लोगों पर हमला करके उन्हें बीमार बना देता है। युवा पीढ़ी की आदतों जैसे गलत खान पान, अनियंत्रित जंक फूड के सेवन से डायबिटीज पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार सही दवाई के साथ सही खान पान और रहन सहन के शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है। आयुर्वेद के जरिए हम मधुमेह पर कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम आपका परिचय आज के मेहमान यानी कि आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजाराम महतो से करा देते हैं। बहुत स्वागत है आपका महतो जी एपीएन पर। तो आपको बता दें कि अगर मधुमेह से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर राजाराम महतो जुड़ने वाले हैं। आप नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने 16 से ज्यादा शोध पत्रों में काम किया है। आपको 14 साल से ज्यादा शिक्षण का अनुभव है। काया चिकित्सा में आप विशेषज्ञ हैं। मधुमेह पर अपने खास काम किया है। तो ये था डॉक्टर राजाराम महतो का परिचय। अगर आप डायबिटीज या फिर मधुमेह से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आपको बता दें कि आज डायबिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं और आयुर्वेद में इसका इलाज किस तरह से है, किस तरह से किया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर राम महतो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि डायबिटीज होता कैसे है, क्योंकि आजकल ये समस्या ज्यादातर लोगों में पाया जा रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी 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 आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज आखिर होता कैसे है, क्योंकि आजकल हर 10 में से 2 का ये कहा जा सकता है कि 2 लोग डायबिटीज से पीड़ित पाए जाते हैं। ऐसे में ये इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, इसके होने के पीछे? देखिए, डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो खान पान से बहुत ज्यादा रिलेटिव है। इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत लाते हैं। जी तो इसमें क्या होता है, जब आपका आहार विहार और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल बैठे हुए रहते हैं, आराम तलबी जीवन जीते हैं, तो जिसके जो ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा डायबिटीज होती है। हमारे आयुर्वेद में के निदानों में लिखा है कि आस्था सुखम सुखम दधीनी, यानी इन सब चीजें जो ज्यादातर बैठे हुए रहें, लेटे रहें, बैठ के काम करने वाले हों, जी मीठा चीज ज्यादा खाने वाले हों, नया अन्न पान का सेवन ज्यादा करने वाले हो, एक्सरसाइज न करते हो, स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, इन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। दिनचर्या आजकल बदल चुका है, शहरी जीवन का व्यतीत कर रहे हैं हम लोग, तो घूमना फिरना बहुत कम होता है, एसी में बैठे रहते हैं ज्यादातर, इसलिए डायबिटीज का खतरा अभी बढ़ता जा रहा है। जी, क्या डायबिटीज अनुवांशिक रोग है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम ये है? हाँ, जब हम लोग डायबिटीज की बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसको प्रमेय रोग के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें उसका जो एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जो सभी प्रमेय अंत में 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, अंत में मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी तो उसके लिए कहा है कि ये 2 तरीके के हो सकती है। जी एक अपत्य निमित्त और दूसरा जो अनुवांशिक। जी तो जो अनुवांशिक होता है वो जेनेटिक होता है। अगर फादर मदर को किसी को डायबिटीज है तो उनको बच्चे को होने की 25% चांसेस पहले से बनी हुई रहते हैं, क्योंकि इनके होने में जो हमारे इंसुलिन सिक्रीशन है पेंक्रियास के बीटा सेल से,
वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और वैसे लोगों का ऑटो इम्यूनिटी के कारण वो बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रीशन बहुत कम मात्रा में होती है या न के बराबर होती है। तो इनको हम लोग इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस IDDM कहते हैं या अनुवांशिक मधुमेह के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। जी, आपने बताया यहाँ पर कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ऐसे में माँ बाप से बच्चों में ये बीमारी ना जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, माँ बाप से बच्चों में न जाए इसलिए प्रिकॉशन लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। आयुर्वेद तो कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम पहला इनका प्रयोजन है। उसके बाद है अतुरस्य विकार प्रशमनम। तो जो हेल्दी पर्सन हैं उनके हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनके मदर फादर को डायबिटिक है, उनके जेनेटिक कैरेक्टर में डायबिटिक है, तो उनको शुरू से ही ऐसे आहार विहार का दूर बनाए रखना चाहिए। जैसे अगर वो दूध भी पीते हैं तो उसमें चीनी न डालें, ज्यादा मिठास वाले चीज न लें, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले चीज जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, इस तरह की चीजों को कम से कम मात्रा में लें। और उससे हम डिले कर सकते हैं इस डायबिटीज को, जो IDDM जेनेटिक कैरेक्टर के कारण 20 साल में हो सकता है, उसको 40 साल तक हम इसके ले जा सकते हैं। जी, डायबिटीज में कहा जाता है कि ब्लड शुगर की जो मात्रा है उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखा जाता है, ऐसे में ब्लड शुगर की सामान्य मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, WHO कहता है कि डायबिटीज हम उनको कहेंगे जब 3 बार कोई व्यक्ति लगातार 200 से ज्यादा रैंडम ब्लड शुगर या PPBS ज्यादा हो। जैसे आज आपने अचानक जांच करा लिया, कोई किसी कारण बस आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें RBS कराया, रैंडम ब्लड शुगर, तो वो 200 से ज्यादा आ गया या उससे कम आया। अगर 3 आ जाया, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे, फिर एक हफ्ता बाद दोबारा कराते हैं, फिर भी बढ़ा हुआ आया, तीसरे हफ्ते फिर हमने कराया, फिर भी बढ़ा हुआ आया, तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं, ये पर्सन डायबिटिक है। अब रही बात सामान्य मात्रा की, तो इसमें 3 चीजें हम लोग देखते हैं: फास्टिंग ब्लड शुगर, PPBS खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर, और HbA1c जो 3 महीना के लिए होता है, जो पिछले 3 महीना का ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन देखा जाता है, वो देखते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से नीचे रहे तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं, 100 से 125 तक रहे तो उसको प्री डायबिटिक मानते हैं, और 126 से ऊपर चला जाए फास्टिंग ब्लड शुगर तो उसको डायबिटिक कंफर्म मानते हैं। उसी तरह PPBS की जांच में अगर पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर 140 से कम रहे तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं, 140 से 199 तक रहे तो उसको प्री डायबिटिक मानते हैं, और अगर 200 से ऊपर पोस्ट प्रांडियल हो जाए तो उसको हम लोग डायबिटिक मानते हैं। उसी तरह से HbA1c को देखें तो मोर देन 6.5 से ऊपर हो तो उसको हम लोग कंफर्म डायबिटिक बोलते हैं। जी, ब्लड शुगर में बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? डॉक्टर के पास जाने के बाद तो ये पता चली जाएगा कि ब्लड शुगर में बढ़ोतरी हुई है, उसके स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उससे पहले अगर लक्षण का पता करना हो तो वो किस तरह से पता किया जा सकता है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए, अब जो डायबिटीज के रोगी आते हैं बहुतों को तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है, लेकिन बहुत लोगों को पता चलता है जी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सपूर्वावस्था और अपूर्वावस्था, इस तरह से 2 कैटेगरी कर देते हैं। कुछ लोगों के प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कुछ में नहीं दिखाई, जिसमें दिखाई देते हैं उनको हम लोग फ्रैंक डायबिटीज कहते हैं। अब आइए के लक्षण क्या क्या मिलेंगे। लक्षण मिलेंगे, जिसको डायबिटीज होगा वैसे लोगों को प्यास बहुत लगेगी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी यानी पेशाब बार बार जाने की इच्छा होगी, रात में वो 3 बार 4 बार तक उठेंगे, दिन में 5 बार 6 बार होना चाहिए था तो 10 से 15 बार उनको यूरिन जाने की इच्छा होगी, वो बिल्कुल लेथार्जिक फील करेंगे, एकदम वीकनेस फील होगी, बैठे रहने से अच्छा सोए रहना फील करेंगे। इसके अलावा अचानक उसका वेट कम हो सकता है। तो ये सिम्टम्स मोस्टली मिलते हैं। मुंह बहुत सूखता है, बार बार प्यास लगती है, वो पानी पीने की इच्छा करता है। बहुत से लोगों में तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए जो डायबिटीज के 3 मेन कैरेक्टर बोलेगा तो पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया, यानी भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना और पेशाब बार बार लगना, ये 3 फ्रैंक डायबिटीज के लक्षण होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है सभी में मिले। कुछ लोगों में केवल अचानक बोलते हैं कि मुझे 3-4 केजी वेट लॉस हो गया, कोई आके बोलते हैं कि मुझे केवल काफ मसल में पेन हो रहा है, तो भी हम लोग ब्लड शुगर के टेस्ट के लिए उनको भेजते हैं कंफर्म होने के लिए। यानी कि इनमें से कोई भी लक्षण या फिर इनके ये सारे लक्षण किसी को अपने आप में नजर आते हैं या किसी अपने परिजनों में, तो उसे डॉक्टर के से संपर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल संपर्क करना चाहिए। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज क्या है?
देखिए, आयुर्वेद में डायबिटीज के इलाज के लिए हम लोग प्रिवेंशन को ज्यादा जोर देते हैं। उसमें दो तरह की चिकित्सा बताई गई है, एक शोधन चिकित्सा, समन चिकित्सा। हम पहले तो ये देखते हैं कि ये बीमारी किस तरह की है, कि स्थूल पर में ही है या कृश पर में है। स्थूल मतलब ओबेज पर्सन है या लीन एंड थीन है। अगर ओबेज पर्सन है, मोटा आदमी है, तो उनका बीएमआई चेक कर लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, और उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि ओबेज कंफर्म हो गया तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा। उसमें हम लोग लेखन चिकित्सा यानी कर्तन, शरीर के जो क्लेद है और जो फैट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है उसको कम करने की चिकित्सा करते हैं। इसमें अपतर्पण चिकित्सा हम लोग उसको बोलते हैं। लेखन और क्लेदहर, कफहर चिकित्सा इसमें करते हैं। जी, बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप डायबिटीज से जुड़ी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बार अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर डायबिटीज या मधुमेह से जुड़े आपका कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर मौजूद हैं, आप इनसे भी अपने सवाल कर सकते हैं। इस बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज होने से रोका कैसे जा सकता है। आप भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्रिकॉशन, प्रिवेंशन ये बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर इससे बचना हो तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल, आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। कि हम लोग जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनके लिए एक लीफलेट आईएससी मटेरियल्स बना के रखते हैं कि आपको अवॉइड क्या क्या करना है, प्रिकॉशन क्या क्या लेना है। उसमें क्या करना है कि पूरी दिनचर्या, सुबह कितना बजे उठना है, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है वात, पित्त, कफ, तीन पर आधारित है। इसलिए जो सुबह का काल है, सुबह अगर 6 बजे से पहले आप उठ जाते हैं और अपने नित्य कर्म कर लेते हैं और 7 बजे से पहले तक अपनी एक्सरसाइज या घूमना फिरना, जो वॉकिंग करते हैं वो कर लेते हैं, रोज व्यायाम करते हैं। इसके बाद आपका जो आहार है ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। जंक फूड कम सेवन करें, ज्यादा मीठा चीजों का सेवन न करें, दिनचर्या के पूरा पालन करें। रात्रिचर्या के अनुसार एक निश्चित समय पर शाम को 8 बजे से पहले खाना खा लें और जल्दी से 10 से 10:30 बजे तक सो जाएं। 10 बजे के बाद दूध का सेवन न करें। इतना करने के बाद आपका डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है तो फिर ऋतुचर्या का पालन करने के लिए कहते हैं। जैसे सीजनल वेरिएशन आ रहा है तो बसंत ऋतु में वमन कराना है, शरद ऋतु में विरेचन कराना है और वर्षा ऋतु में बस्ती लेना है। ये अगर समय समय पर अपने शरीर का शोधन करते हैं, जिसको हम लोग शोधन चिकित्सा, पंचकर्म नाम से आप लोग शायद जानते होंगे, तो ये अगर पंचकर्म कराते रहें, शरीर का शोधन करें और ये जो प्रिकॉशन है आपके दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और आपके आहार विहार, बिल्कुल डाइट के तरीके, ऐसा नहीं कि हमने अध्ययन करना है, ज्यादा मात्रा में खाना खाना है, ज्यादा मात्रा में गुरु स्निग्ध यानी ज्यादा चिकनी चीजें, ज्यादा हैवी जो देर से पचने वाली, ज्यादा अम्लीय चीजें, ज्यादा सॉल्टी, इन सबको अधिक मात्रा में अगर लेंगे तो भी आपके शरीर में जो पित्त बढ़ करके कफ को ज्यादा मात्रा में उत्प्रेषित करने लगता है, जिसके बाद वो श्लेष्मा, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं बहुद्रव श्लेष्मा, वो ज्यादा मात्रा में बनता है तो फिर यही आगे डायबिटीज के रूप में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल, आप भी बार बार लाइफस्टाइल पर जोर दे रहे हैं काफी कि लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर डायबिटीज से बचना है तो। और खासतौर पर आज के समय में अगर देखा जाए तो 20 से 25 साल के लोगों में भी ये बीमारी काफी हद तक अब पाई जाने लगी है। पहले तो ये उम्रदराज लोगों में ही खासतौर पर पाया जाता था, लेकिन आज 20 से 25 साल के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनमें भी ये बीमारी काफी हद तक पाई जा रही है। उनके लाइफस्टाइल पर आप क्या कहेंगे? उनको अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करने चाहिए कि जिससे कि वो इस तरह की बीमारी से, मधुमेह से बच सकें? मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, अगर गौर किए होंगे तो आपको लगा होगा कि मैंने कहा था कि पित्त की वृद्धि को रोकना यानी स्ट्रेस। यहाँ पर जो 20 से 25 साल की उम्र के लोगों को आप कह रहे हैं ना, तो इन लोग जो ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो इंसुलिन सिक्रेट करने वाले बीटा सेल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आते हैं। इसके बाद वो कभी बहुत ज्यादा मात्रा में, कभी बहुत कम मात्रा में, इसलिए फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये यंग एज में ज्यादा होने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी लाइफ स्टाइल, आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी कि स्ट्रेस लेने के साथ साथ सुबह हमारे पास वक्त नहीं है, सुबह उठते हम ऑफिस की ओर भागते हैं, सुबह हम प्राणायाम नहीं करते हैं, सुबह हम योगा नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर महतो, मैं आपको यहाँ पर रोकने के लिए माफी चाहूंगी। दरअसल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, गिरीश जी। गिरीश जी बताइए, क्या है आपकी समस्या? डॉक्टर नमस्कार। दोनों फादर को 15 साल से डायबिटिक है और मैं सुबह शाम इंजेक्शन लगता है, सुबह 15 लगता है और शाम को लगता है 8। तो क्या कोई मतलब आयुर्वेदिक में कोई मेडिसिन है जो फादर का ये इंसुलिन बंद हो जाए? अभी आपके एक बार फिर से बताइए, क्या बताए थे? इंसुलिन लेते हैं या दवा लेते हैं, दोनों में से? हाँ डॉक्टर, मेरे फादर डायबिटिक हैं,
पिछले 15 साल से उन्हें शुगर है। तो पिछले 10 साल से उन्हें शुगर 15 ml और शाम को 8 ml इंसुलिन लगता है। तो क्या इंसुलिन का कोई ऑप्शन है? ठीक है, आपका कहना है कि आपके फादर को 15 साल से डायबिटीज है और कुछ दिनों से उनको इंसुलिन का इंजेक्शन सुबह शाम दिया जा रहा है। जी, हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं। देखिए, डायबिटीज में होता क्या है, वो 3 हाल्ट होते हैं। पहला 5 साल जो प्राइमरी डायबिटीज, जिसको हम लोग कफस परवे के रूप में लेते हैं, ये वो वक्त होता है जब आप टेपर कर सकते हैं मेडिसिन को। आप चाहे मेटफॉर्मिन लो, ग्लिमिप्राइड लीजिए या सीटाग्लिप्टिन लीजिए। इस समय तक हम पूरी कोशिश करते हैं तो यहाँ टेपर होने की संभावना होती है। 5 से 10 साल का स्टेज कॉम्प्लिकेशन के स्टेज होते हैं। यहाँ पर आप जो भी दवा लेते हैं, आप धीरे धीरे उनकी दवाओं की डोज बढ़ने लगती है। आप इन 3 के अलावा चौथी दवा में जाते हैं, बोगलीवोस तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जब 10 साल के बाद आगे चला जाता है तो आपने इन दवाओं से आपके पैंक्रियाज को इतना स्क्वीज कर लिया होता है कि वहां से इंसुलिन निकलने की कोई संभावना रहती ही नहीं है। वो बीटा सेल्स बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इंसुलिन कोई दुश्मन नहीं, इंसुलिन हमारा दोस्त है, लेना चाहिए। आप अंदर से सिक्रेट हो रहा है तो इट्स ओके, नहीं हो रहा है तो बाहर से आप ले रहे हैं देन ओके। आपने सवाल किया कि क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इतने साल पुराने होने के बाद इंसुलिन से वापस आप किसी ओरल मेडिसिन में कंप्लीट ट्रांसफर हो पाएंगे। हाँ, अगर आप अर्ली स्टेज में होता, पहले 5 साल में किसी को अगर 32 साल का आदमी है और उसको इंसुलिन दे रहा होता, हम लोग के पास आते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में 32 यूनिट या 48 यूनिट तक जो इंसुलिन में थे और अब इंसुलिन में नहीं है, ना ही हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में है, बल्कि केवल आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन और लाइफ स्टाइल से ठीक है। तो आपके फादर के केस में ये मैं कहूंगा कि उनको आप इंसुलिन के साथ साथ हमारे आयुर्वेद की औषधियां और लाइफ स्टाइल का पूरा पालन करवाइए। लाइफ स्टाइल ही मेन है डायबिटीज में। जो जितना घूमेगा वो उतना डायबिटीज से दूर रहेगा, जो जितना बैठेगा उसको उतना डायबिटीज बैठा के रखेगा। इसलिए बेटर ये होगा कि आप लाइफ स्टाइल का पूरा पालन करें ना। सुबह 5:30 बजे उठना है, 7 बजे से पहले, यानी कि दवाई के साथ घूमना फिरना, एक्सरसाइज, योगा बहुत जरूरी है और इससे बचा जा सकता है, इसके प्रभाव को अपने शरीर पर कम किया जा सकता है। चलिए गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आयुष्मान भवा। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज यानी कि मधुमेह के बारे में, उसके इलाज के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर महतो लगातार जुड़े हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज क्या है। डॉक्टर महतो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खान पान की बात कर रहे थे, खान पान में खास बदलाव की बात कर रहे थे, ऐसे में कौन कौन से फल हैं जो डायबिटीज जिनको है, डायबिटीज के रोगियों को उन फलों का सेवन करना चाहिए? आप केवल फलों की बात कर रहे हैं, मैं तो सारे और भी चीजों को भी बताना चाहूंगा। फलों में से विशेषकर हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो है एप्पल, ऑरेंज और कच्चा पपीता कच्चा में लेना है। और भी साइट्रस फ्रूट्स में और ले सकते हैं आप, अनार भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत मीठा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा साइट्रस हो, ज्यादा मीठा नहीं हो, फाइबरस हो, इस तरह की चीजें ज्यादा ले सकते हैं। हम लोग मूल रूप में जो सलाह देते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि जमीन के नीचे वाली चीज नहीं खानी है, चावल नहीं खानी है, और जमीन के नीचे वाली चीज नहीं खानी है, जो ज्यादा मीठी है वो नहीं खानी, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हाई होता है, ऐसी चीजें नहीं खानी है। तो तुरंत ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई खाने का मोटा मोटी मीनिंग ये होता है कि जो तुरंत ही जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, जो देर से धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, ऐसी चीजों को आप सेवन करेंगे। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आपने बताया कि कौन कौन से फल खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महतो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। और इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।